बात करेंगे मुंगेर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां कासिम बाजार थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने वाली मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने मौके से एक अर्धनिर्मित पिस्टल, देसी कट्टा, लेथ मशीन के साथ हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। इस दौरान पुलिस ने मौके से बाप बेटे को गिरफ्तार किया। दरअसल कासिम बाजार थाना क्षेत्र के पुरानीगंज कालिस्थान के एक घर में अवैध रूप से हथियार बनाए जाने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घर का चारों ओर से घेर लिया। पुलिस ने मौके से पिता अमर राम और पुत्र विक्रम कुमार को गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बाजार थाना को कुछ सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मिनी गन फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। सूचना प्राप्ति उपरांत तुरंत एसएचओ के द्वारा अपने वरीय पदाधिकारी को बताते हुए दल बल के साथ और जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, टीआईयू की यूनिट है, उसके साथ उक्त स्थान जो कि पुरानीगंज में पड़ता है वहाँ जाया गया और वहाँ पाया गया कि एक घर के अंदर ये जो है मिनी गन फैक्ट्री का संचालन चल रहा है, जिसमें पुलिस के पहुंचने के बाद वहां से 2 लोग भाग रहे थे, उनको पकड़ा गया। उनको पकड़ने के बाद जब उनकी तलाशी ली गई और उस जगह की तलाशी ली गई तो वहां पे से एक अर्धनिर्मित कट्टा, एक अर्धनिर्मित पिस्टल, उसके अलावा ड्रिलिंग मशीन, काटने का कटर। वैशाली पुलिस ने सोना लूट करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों का जखीरा बरामद किया। साथ ही पुलिस ने दूसरे राज्य में होने वाली लूट की साजिश को भी विफल करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने 5 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, कारतूस और मोबाइल बरामद किया है। अपराधियों ने उड़ीसा की एक बड़ी ज्वेलरी शॉप की रेकी की थी, जिसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देने की पूरी तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो है देसी कट्टा है जो है बरामद, 5 देसी कट्टा बरामद हुए। उसके पश्चात जो है जो व्यक्ति प्रकाश कुमार है उनसे पकड़ाने पर और जो अन्य गिरोह के सदस्यों के बारे में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि एक और व्यक्ति है मनोज कुमार, जिसके यहाँ से जो है ये और भी हथियार मिल सकता है। तो उसी टीम द्वारा कंटिन्यूस उसी क्रम में और रेड किया गया। तो जो मनोज कुमार है उसी एरिया का रहने वाला तंगोल का, वहाँ से 1 पिस्टल और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद। वैशाली में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने विशेष अभियान के तहत बिदुपुर थाना क्षेत्र से एक स्कॉर्पियो से 132 किलो गांजा बरामद किया। मौके से पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। वहीं जब्त गांजे की कीमत 60 से 70 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में एसपी विक्रम सिहाग ने बताया है कि गांजे की एक खेप नेपाल से लाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर गिरोह में शामिल अन्य तस्करों की तलाश में जुटी है। डीपीओ सदर वन के नेतृत्व में हम लोगों के द्वारा एक टीम बनाया गया, जिसमें एसटीएफ, बिदुपुर थाना, डीआईओ सभी लोगों के द्वारा जो है जो 2 मादक पदार्थ तस्कर थे उन स्कॉर्पियो गाड़ी से आ रहे थे, उसको हम लोगों के द्वारा जो है इंटरसेप्ट किया गया और बिदुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत उनको पकड़ा गया। जब उसमें वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें से कुल 132.51 किलोग्राम गांजा हम लोगों को जो है बरामद हुआ है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां अपराधियों ने फिर तांडव मचाया। सकरा थाना क्षेत्र के दरधा में बाइक सवार 3 अपराधियों ने एसबीआई के सीएसपी सेंटर से 50,000 रुपए लूट लिए। हथियार की नोक पर बदमाशों ने सीएसपी संचालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और गोपालगंज से बड़ी खबर मिल रही, साइबर अपराधियों की करतूत। डीएम का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया है। फर्जी अकाउंट से मैसेज भेजे जा रहे थे, लोगों से धोखाधड़ी की कोशिश। साइबर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लोगों से फर्जीवाड़े इससे बचने की अपील की गई। गोपालगंज से बड़ी खबर है, साइबर अपराधियों की ये करतूत। डीएम का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया, फर्जी अकाउंट से मैसेज भेजे गए, लोगों से धोखाधड़ी की कोशिश हो रही है। साइबर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लोगों से फर्जीवाड़े से बचने की अपील की गई। और खबर छपरा से, जहां एक वृद्ध की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला मशरक के
कवलपुरा गांव का है। नशे की हालत में एक युवक ने वृद्ध की जमकर पिटाई कर दी है, जिससे इलाज के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुराने विवाद में आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। धर्मेंद्र नाम का लड़का है, धर्मेंद्र सिंह, ईशानंद सिंह के भाई बेटा। उसने ये किया, ऐसा मारा कि मर गई। आप लोग से यही पहले से उससे कोई विवाद नहीं है? पहले देखिए एक बार चोरी किया था, पता चला था तो उससे बोले थे कि भाई चोरी क्यों किए हो, मोटो सब कुछ चोरी कर लिया था, तो हो सकता है कि वो मामला हो यहाँ पर। और सुपौल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने न सिर्फ भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, बल्कि पूरे इलाके में सामाजिक सौहार्द पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए। त्रिवेणीगंज में उपद्रवियों ने बजरंगबली की प्रतिमा पर कालिख पोतकर इलाके की शांति में जहर घोलने की कोशिश की। इन तस्वीरों को देखिए, ये वो शक्तियां हैं जिनके पास लोग तब जाते हैं जब उनके पास कोई सहारा नहीं होता, कोई किनारा नहीं होता। जो भगवान हनुमान हमें शक्ति देते हैं, भय को हरते हैं, उन्हीं की प्रतिमा पर कालिख पोत दी गई। राम लक्ष्मण जी के साथ भी यही अपमान। मंदिर की दीवारों पर गालियां लिख दी गई। रात के अंधेरे में किसी ने लाइट बुझाकर आस्था पर तलवार चला दी। लाइन गुम रहे, गुम का ई दशा करने छे। हमें केकरे नहीं देखलिए कि के करलके ने। क्या किया हुआ है? क्या किया हुआ है? पेंट जी के आते ऊपर से। कौन चीज पे पेंट कर दिया? बजरंगबली पर। ये कालिख सिर्फ पत्थर की एक मूरत पर नहीं मली गई, ये कालिख मली गई है बिहार की उस साजी विरासत पर जहां कंकड़ कंकड़ में शंकर और कणकण में विश्वास बसता है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, ये लाखों बिहारी हिंदुओं की श्रद्धा है। ये वो भक्ति है जो रामनवमी पर फूलों से सजी थी। आज वही मंदिर अपमान का शिकार हुई। ऐसे में न्यूज 18 सवाल पूछता है कि कौन है ये असामाजिक तत्व? कौन बिगाड़ रहा सुपौल का माहौल? कौन है वो शक्ति जो मंदिरों से छेड़छाड़ कर रहा है? मूर्तियों को अपमानित करने की जरूरत बार बार क्यों? कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी? बजरंगबली जी का, और बजरंगबली जी के मंदिर को पूरा काला रंग से पोत दिया गया है, और इसके पीछे में मतलब अभद्र गाली वगैरह, इतना गंदा गंदा गाली लिखा गया है जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। यही घटना है। और हम सवाल प्रशासन से भी है और उन सफेद पोश चेहरों से भी जो पर्दे के पीछे बैठकर ऐसी साजिशें रचते हैं। आखिर कब तक आस्था को सियासी बिसात का मोहरा बनाया जाएगा? कौन है वो जो चाहता है कि बिहार की गलियों में जय श्री राम के नारों के साथ भाईचारे की नहीं बल्कि नफरत की गूंज सुनाई दे? आज देख लीजिए कि जो है किस तरह से बजरंगबली और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के मुंह पे कालिख भी पोता गया है। मंदिर के कुछ दीवार को भी क्षतिग्रस्त किया गया है और पीछे में कुछ अभद्र गाली भी लिखी गई है। अपराधी चाहे कोई भी हो, उसकी कोई जाति या धर्म नहीं होता। उसकी पहचान सिर्फ एक है, वो समाज का दुश्मन है। आज सुपौल की जनता आहत है, लेकिन याद रहे, हनुमान जी की इस कालिख को तो पानी से धो दिया जाएगा, पर उन चेहरों पर लगी नफरत की कालिख इतिहास कभी नहीं भूलेगा। प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, असली अपराधी पकड़े जाएं, क्योंकि यदि मंदिर सुरक्षित नहीं तो समाज भी सुरक्षित नहीं। न्यूज 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर है, TRA-4 का जारी होगा विज्ञापन। 19 अप्रैल तक ये विज्ञापन जारी होगा। 25 अप्रैल के बाद आवेदन कर सकेंगे। 22 से 27 सितंबर तक परीक्षा होगी। 46,882 पद के लिए विज्ञापन होंगे। अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद यह फैसला लिया गया। VPSC परीक्षा नियंत्रक ने यह सूचना जारी की है। बड़ी खबर, TRA-4 का विज्ञापन से जुड़ी यह बड़ी खबर है। 19 अप्रैल तक ये विज्ञापन जारी होगा। 25 अप्रैल के बाद आवेदन कर सकेंगे। 22 से 27 सितंबर तक परीक्षा होगी। 46,822 पद के लिए विज्ञापन है। अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद यह फैसला लिया गया। VPSC परीक्षा नियंत्रक ने यह सूचना जारी की। और अब बात तेज प्रताप यादव के जन्मदिन की। तेज प्रताप को जन्मदिन पर पिता लालू प्रसाद ने आशीर्वाद दिया। तेज प्रताप के जन्मदिन के मौके पर पिता लालू प्रसाद पहुंचे।
लालू प्रसाद की मौजूदगी में तेज प्रताप ने केक काटा। तेज प्रताप ने लालू प्रसाद को केक खिलाया। लालू प्रसाद ने तेज प्रताप को जन्मदिन के मौके पर आशीर्वाद दिया। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तेज प्रताप का केक कट रहा है। लालू प्रसाद यादव की यहां पर मौजूदगी है। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को केक खिलाया, आशीर्वाद लिया है तेज प्रताप ने। पिता लालू प्रसाद का और कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं। पिता पुत्र के प्रेम की ये तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जेजेडी के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी को शुभकामनाएं दी। तेज प्रताप ने कहा कि सम्राट उम्मीदों पर खरा उतरे, जनता की उम्मीदों को पूरा करने का काम करें। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो सम्राट को 2 महीने तक देखेंगे, अगर अच्छा सरकार चलाएंगे तो सपोर्ट करेंगे, नहीं तो विरोध करेंगे। वहीं सम्राट को सेलेक्टेड सीएम बताने पर तेज प्रताप ने पलटवार किया। तेज प्रताप ने कहा कि जो भी है वो हमारे सीएम हैं। हमने भविष्यवाणी की थी कि सम्राट आने वाले दिनों में सीएम बनेंगे, वो भविष्यवाणी सही हो गई है। मुख्यमंत्री बने हैं, उनको हम अपने दल की तरफ से ही और अपने तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं देते हैं। और युवा हैं, नौजवान हैं, हम ये आशा करते हैं सभी बिहार के लोग, युवा, महिलाएं, बच्चे, सभी लोग ये आशा करते हैं कि एक परिपक्व मुख्यमंत्री साबित हो। कल ही उनको जिम्मेवारी मिला है, तो बस हम लोग 1 महीना का इंतजार कर रहे हैं, 2 महीना का इंतजार कर रहे हैं कि कैसा ये सरकार चलाते हैं, कैसा काम करते हैं। क्योंकि हमने भविष्यवाणी किया था कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और भविष्यवाणी साबित हो गई। तो अगला भी भविष्यवाणी 1 महीने बाद हम करेंगे। अब क्या इलेक्टेड है, सेलेक्टेड है, मुख्यमंत्री तो हैं, मुख्यमंत्री के पोस्ट पे तो हैं। पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने सीएम सम्राट से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सम्राट चौधरी को बिहार के सीएम बनने पर बधाई दी। आपको बता दें कि संतोष कुशवाहा आरजेडी के विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में ये मुलाकात एक नया सियासी संकेत भी हो सकती है। और मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में। आज भी सीएम सम्राट ने सभी विभागों के सचिव के साथ बैठक की और अधिकारियों को खास निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम ने जेपी आवास पहुंचकर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और तख्त श्री हरमंदिर साहिब जाकर माथा भी टेका। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बुधवार को सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद से लगातार वो एक्शन मोड में। बुधवार को शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सम्राट चौधरी सचिवालय पहुंचे थे। गुरुवार फिर सुबह से ही सीएम सम्राट एक्शन मोड में। सम्राट चौधरी सुबह सुबह सचिवालय पहुंचे। सभी विभागों के प्रधान सचिवों के साथ अहम बैठक की। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े निर्देश दिए। निर्देश साफ है, दोगुनी गति से करें विकास कार्य, जन समस्याओं का तुरंत समाधान करें, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखें, काम लटकाने पर सख्ती की जाएगी, अनुशासन और संवेदनशीलता से काम किया जाए। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय का भी निरीक्षण किया। साथ ही जेपी आवास पहुंचकर जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और प्रदेश की उन्नति और खुशहाली को लेकर गुरु महाराज से दुआएं मांगी। और गुरु गोविंद सिंह जी का पूरे प्रदेश पर कृपा बनी रहे, बिहार समृद्ध हो, देश विकसित हो, कई काम। मतलब साफ है, बीजेपी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार के मुखिया सम्राट चौधरी प्रदेश के पूर्व मुखिया नीतीश कुमार के सपनों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले। न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार, रवि एस नारायण और मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में पटना में बीजेपी की महिला प्रकोष्ठ ने स्कूटी रैली निकाली।
हाई कोर्ट से आयकर गोलंबर तक स्कूटी रैली निकाली गई। बीजेपी विधायक श्वेती सिंह इस स्कूटी रैली में शामिल हुई और बिल का समर्थन किया है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर श्वेती सिंह इस स्कूटी रैली में नजर आ रही हैं। महिलाएं बड़ी तादाद में स्कूटी लेकर नारी का सम्मान, देश का स्वाभिमान, ये बैनर पोस्टर लेकर इस रैली को सफल बनाने में जुटी हुई। हम सभी लोगों को इस बात पर गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये निर्णय लिया जा रहा है। और जिस तरह से लोग कह रहे थे कि ये शायद भारत की सच्चाई नहीं बदल पाएगा, तो स्पेशल सेशन बुलाकर इसको जल्द से जल्द भारत की सच्चाई बनाने के लिए इस बिल को पार्लियामेंट हाउस में लाया जा रहा है। जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है वहीं महिला भागीदारी भी होती है, और जहाँ महिला भागीदारी होती है वहीं महिला प्रतिनिधित्व भी महिला का हक है। ज्योतिबा फुले जयंती पर 2 वर्षीय राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव केंद्र सरकार करेगी खास आयोजन। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति, बिहार से 3 विधायकों को जिम्मेदारी, रत्नेश कुशवाहा, जयंतराज कुशवाहा, स्नेहा लता कुशवाहा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड से पूर्णिमा साहू को जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में यह रणनीति बनेगी। 11 अप्रैल से स्मरणोत्सव का शुभारंभ होगा। 126 सदस्य वाली समिति का गठन किया गया है। फुले के विचारों को फैलाने की पहल है। राष्ट्रीय आयोजन के लिए खास व्यवस्था की गई। और जनगणना 2027 को लेकर प्रधान जनगणना अधिकारी सह जिला अधिकारी ने प्रेस वार्ता की। डीएम त्यागराजन ने जनगणना 2027 को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है, ट्रेनिंग हो रही है। कल से घर में बैठे पोर्टल से सेल्फ एनुमरेशन कर सकते हैं, सभी जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद आपका आईडी जनरेट होगी। 2 मई से जनगणना के लिए कर्मचारी आएंगे और आईडी दिखाकर जनगणना प्रोसेस की जा सकती है। कल से 1 मई तक बिहार में सेल्फ एनुमरेशन की प्रोसेस शुरू हो रही। सेल्फ एनुमरेशन क्या है? अपने आप घर में बैठे लोग अपने आप उस वेबसाइट में जा करके, पोर्टल भी है, ऐप भी है, ऐप में या पोर्टल में जा करके जवाब भरने के बाद उनको एक आईडी क्रिएट होकर के उपलब्ध हो जाएगा। और 2 मई से हमारे एनुमरेटर उनके घर जाएंगे, तब वो आईडी उनको शेयर कर सकते हैं, वो कंफर्म कर देंगे चेक कराकर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।